हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी चैनल में। आप जानते हैं ना कि जीवन एक संघर्ष है और उसे पाने के लिए, अपना जीवन बनाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि मोती कभी किनारों पे खुद नहीं आती, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना पड़ता है। दोस्तों आइए आज अपने जीवन को पाने के लिए बेहतर से नोट बनाइए और आज का पहला करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन किसे बनाया है? तो अपना नेशनल आइकॉन बनाया है किसे? सचिन तेंदुलकर को। कौन बनाया है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग बनाया, क्या आइकॉन बनाया है किसे? सचिन तेंदुलकर को। यही है कौन? विश्व में पहला एक दिवसीय, पहला दोहरा शतक लगाने वाले किसमें? वनडे में एक दिवसीय में पहला शतक लगाने वाले कौन है? सचिन तेंदुलकर। अच्छा, निर्वाचन आयोग ने अपना चुना है आइकॉन किससे? सचिन तेंदुलकर को। आपका आंसर है। ठीक, ये क्या करेंगे आप जानते बाबू ना, लोकसभा का चुनाव होने वाला है। क्या? लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में मतदाता को, किसको? मतदाता को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने इन्हें अपना नेशनल आइकॉन बनाया। अच्छा, निर्वाचन आयोग कह देगा, निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। और कहेंगे हम ये निर्वाचन आयोग क्या है? तो कहेंगे हम क्या है? एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। क्या है? निकाय है बाबू, संवैधानिक निकाय है। अच्छा ठीक है, इस पे देखिएगा कि अगर कह देगा प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक, अच्छा देखिएगा, यह निर्वाचन आयोग जो है यह एक जारी करता है क्या? परसिमन आयोग का गठन। परसिमन आयोग का गठन कब हुआ था? पहली बार 1951 में। 1951 में परसिमन आयोग का गठन हुआ था। अच्छा, निर्वाचन आयोग में आपको मतदान डालना है। अगर आपकी एज 18 वर्ष हो गई है तो आप जाएंगे जहां पर आपका जो कचहरी होता है वहां पे आप जाएंगे, निर्वाचन में केंद्र में, वहां पे आप 226 के तहत आप अपना उसमें नाम दर्ज करवा सकते हैं मतदाता के लिए। देखिए, अच्छा निर्वाचन आयोग भाग कितना है बाबू? देखिएगा, भाग है 15 और अनुच्छेद है बाबू, अनुच्छेद है 324 से 329 क तक आपका क्या है? अनुच्छेद है। तो सॉरी बाबू, जो बोले थे 326 है, वो 326 के तहत आप जाएंगे, अपना निर्वाचन में नाम डला सकते हैं। ठीक, देखिए मतदान के लिए 18 वर्ष की एज हो गई है तो ठीक। देखिए कहते हैं एक समिति है क्या? तारकुंडे समिति द्वारा तारकुंडे समिति की सिफारिश पर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कौनवा संविधान संशोधन? 8वां कब? 1989 में। ठीक, 89 में। अच्छा, ये हो गया तारकुंडे समिति की
सिफारिश पर हुआ था। क्या जो मतदान का था, निर्वाचन का जो मतदान का था, आयु 21 वर्ष से घटाकर कर दिया गया 1989 में 18 वर्ष। और कौनवा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन। देखिए कह देगा निर्वाचन लोकतंत्र का आधार क्या है, कह देगा निर्वाचन, कह देगा एक और क्वेश्चन कह दे भारत में शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली क्या है। भारत में देखिए, भारत में शासन की प्रणाली क्या है, क्या है? तो कहेंगे भारत में शासन की प्रणाली क्या है, तो कहेंगे आप लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है क्या? निर्वाचन प्रणाली है। ठीक है बाबू, नोट भी बनाइए अच्छे से, बेहतर से। आइए बाबू देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। बाबू क्वेश्चन है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधन किसे नियुक्त किया गया है। देखिए ये जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो हैं, ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन? परमिंदर चोपड़ा। आंसर क्या है? परमिंदर चोपड़ा क्या है? पावर फाइनेंस, यानी पावर फाइनेंस से किस लिए काम करता है? विद्युत के क्षेत्र में। किसमें? विद्युत के क्षेत्र में क्या करता है? काम करता है। और पावर फाइनेंस की स्थापना हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है बाबू? दिल्ली में है। ये सब किसके क्षेत्र में काम करते हैं? यानी विद्युत के क्षेत्र में काम करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कह दे केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान का बंगलुरु है। बंगलुरु है। अच्छा, स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। क्या? केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान 1960 में हुई थी। अगर कह दे राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, कह दे राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण, यानी सिखाया कहाँ जाता है, बताया कहाँ जाता है, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण संस्थान ये आपका है वो फरीदाबाद में। कहाँ है? फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में स्थापना कब हुआ था? 1980 में हुआ था। किसका? राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का 1980 में हुआ था। कहाँ है? फरीदाबाद में। अच्छा, कह दे श्वेत कोयला और हरित ऊर्जा, कह दे श्वेत कोयला और हरित ऊर्जा। श्वेत कोयला और हरित ऊर्जा किसे कहते हैं? विद्युत को। किसे कहते हैं? विद्युत ऊर्जा को। किसे कहते हैं बाबू? विद्युत ऊर्जा को कहते हैं क्या? श्वेत कोयला और हरित ऊर्जा। कह देगा विद्युत का सबसे अधिक खपत किस क्षेत्र में होता है? कह दे विद्युत का खपत किस क्षेत्र में होता है? सबसे अधिक। सबसे अधिक। कहने का ये मतलब है कि विद्युत का सर्वाधिक खपत किस क्षेत्र में होता है? तो होता है किस क्षेत्र में? उद्योग क्षेत्र में। उद्योग क्षेत्र में होता है क्या? विद्युत का खपत। ठीक, देखिए बाबू ये है क्या, एक बार देखिएगा राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? फरीदाबाद में। कह दे रतले विद्युत परियोजना कहाँ है? कह देगा रतले विद्युत परियोजना कहाँ है? चिनाव नदी पर। चिनाव नदी किश्तवाड़ में है। कहाँ है? किश्तवाड़ में है, चिनाव नदी पर है। अगर कह दे उत्तर प्रदेश का विद्युत का सबसे बड़ा बिजली घर कहाँ है? ललितपुर में है। ठीक, कह देगा झज्जर विद्युत परियोजना कहाँ है? तो हरियाणा में है। कह देगा जो विद्युत परियोजनाएं होती हैं, कह दे हरित ऊर्जा परियोजना कहाँ है? हरित ऊर्जा किसे कहते हैं? विद्युत को। श्वेत कोयला को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं बाबू। आइए देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन।
तीसरा क्वेश्चन है बाबू आपका, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य के कुलडीहा कुलडीहा वन्य जीव अभयारण्य में अनाधिकृत खनन पर रोक लगाई है। देखिए, आप जानते हैं प्रदूषण के लिए रोक लगाने के लिए एक आयोग बना है 2010 में, एनजीटी, यानी बना है क्या, एनजीटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो बना है यह एनजीटी, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। यह जो बना है 2010 में, अक्टूबर 2010 में बना है। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इसके सेओ कुमार सिंह। कौन है? सेओ कुमार सिंह है। कौन है? सेओ कुमार सिंह है। इन्होंने लगा दिया है रोक। कहाँ पे? ओडिशा में चल रहा है। ओडिशा में क्या था? कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य। क्या है? कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ पर रेत का खनन हो रहा था और रेत के खनन को रोक लगाने के लिए ये जो एनजीटी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में कर दिया अपील दायर। कहा कि वहाँ पे जो वन्य जीव हैं, वहाँ पे चीता हैं, जो चीता हैं, हाथी भी हैं, वहाँ पर इन चीज़ों को जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 कहता है कि ऐसा काम हो जो हमारे जीव जंतुओं को हनन ना हो, नुकसान ना हो, इसलिए उस पर क्या कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है कि वहाँ के जीव जंतुओं को पहले आप उनको सुरक्षित स्थान दीजिए, तब वहाँ पे आप कोई रेत का खनन कर सकते हैं। इसलिए तमिलनाडु को, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है बाबू? चेन्नई है। और इसका आंसर क्या है? उड़ीसा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाबू अगला क्वेश्चन है कि अमेजोन वर्षा वन के अंतिम जीवित जनजाति परिपकूरा बच्चे लोग किस देश में मिले हैं? देखिए, ये सिर्फ मात्र ये जो जनजाति के हैं, ये जो जनजाति है कौन? पिरिपकूरा जो जनजाति है, इसके मात्र अंतिम कितने लोग? 3 लोग मिले हैं। 3 लोग मिले हैं। एक हनबदोस जनजाति है जो ये जंगल में रहते हैं और ये अपना जीवन एक संघर्ष की तरह जी रहे हैं कि जंगलों में है, इनका वही बन गया है, माहौल ही वही ढल गया है पहले से ही वहीं, और इन लोगों ने जंगल को बचाने के लिए ये लगे रहते हैं, कोई कटैया नहीं करने देते हैं, संरक्षण करते हैं उनका। तो अमेजोन कहाँ पे मिले हैं? ब्राज़ील में। इसका आंसर क्या बाबू? ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में जो मिले हैं, ये जनजाति जो मिले, उनको बचाया गया है। ठीक, और इसको बचाने के लिए सरकार बहुत अपना खर्च भी कर रही है इनको जीवन यापन के लिए। तो ये जंगल में रहते हैं। देखिए, और कहाँ पे हैं, किस में है? अमेजोन जो है, अमेजोन वर्षा वन है जो ये कहते हैं अमेजोन, यह कितने 9 देशों से क्या है, यह टच करता है। कौन? अमेजोन वर्षा वन। और इसे कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। यहाँ से बाबू दुनिया में कहा जाए तो दुनिया में कम से कम 20% ऑक्सीजन यहीं से मिलता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं। किसका? पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। कौन सी जनजाति है? पिरिपकूरा जनजाति है जो यह बचे हैं। मात्र कितने लोग बचे हैं? 3 लोग बचे हैं। इन्हीं को सरकार ने संरक्षण के लिए लगा हुआ है। ठीक, अच्छा, कह देगा बद्दू जनजाति कहाँ के हैं? कह दे बद्दू जनजाति कहाँ के हैं? तो बद्दू जनजाति हैं ये आपके अरब के। कहाँ के हैं? अरब के। कह देगा बेद्दा कहाँ के जनजाति हैं? बेद्दा तो श्रीलंका के। कह देगा आइनू कहाँ के हैं? जापान के हैं।
कहाँ के हैं? जापान के हैं। ठीक, आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन है बाबू, ओहरीड झील खबरों में रहा, यह किस महाद्वीप में है? ऐसा देखा गया है कि इस झील के किनारे जो बस्तियां बसी हैं बहुत प्राचीन हैं। इसको पाया गया है और कहा जाए तो ये उत्तरी मैसेडोनिया और अल्बानिया की सीमा पर पाया गया है। अभी ऐसे ऐसे जगह हैं बाबू ना विश्व में जहां मानव नहीं पहुंचे हैं। ठीक, तो ये झील पाया गया है और झील के किनारे ऐसा देखा गया है कि बस्तियां बहुत प्राचीन है। उसी को खोज में एक सरकार ने या यूरोप की सरकार ने लगी हुई है और वहाँ कहाँ पे? उत्तरी मैसेडोनिया और अल्बानिया की सरकार ने इस पे ज़्यादा देखरेख कर रही है कि खोज के लिए। ठीक, अच्छा इसका आंसर क्या है बाबू? यूरोप है, यूरोप में है। कौन है? ओहरीड, ओहरीड झील है। ठीक है ना, तो झील किस पे है? मैसेडोनिया, मैसेडोनिया और अल्बानिया। कहाँ पे? अल्बानिया, अल्बानिया की सीमा पर है। यह क्या? ओहरीड झील। अच्छा देखिएगा, जब झील की बात है बाबू तो देखिए कह देगा विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या बाबू? सुपीरियर है। क्या है? सुपीरियर, सुपीरियर झील। अच्छा किसके बीच में है कहेंगे तो? अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर क्या है? आपका सुपीरियर झील है। ठीक, अच्छा देखिएगा, ये जो एशिया और यूरोप को अलग करता है कौन? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर है। क्या करता है? अलग करता है। ठीक, अच्छा कैस्पियन सागर के तट पर कितने देश बसे हैं? पाँच देश क्या हैं? बसे हैं। ठीक, 5 देश बसे हैं। ठीक बाबू, आज के लिए इतना ही और धन्यवाद।